गर्मी में गरीब देवरानी जेठानी का एक कमरे का ससुराल। पायल, तुम अपने घर जाओ। मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, तुम्हारे माता पिता जहाँ तुम्हारी शादी करते हैं, तुम्हें वहीं अपनी शादी कर लेनी चाहिए। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं प्यार तुमसे करती हूँ और शादी किसी और से करूंगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे साथ मेरे गरीब घर में तुम कैसे रहोगी? हम लोग बहुत गरीब हैं, बहुत मुश्किलों से गुजारा हो पाता है। तुम्हारे साथ मैं गरीबी में भी रह लूंगी, लेकिन किसी और के साथ शादी करके उसके साथ रहना मुझे जरा भी मंजूर नहीं है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या सच में तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? हाँ, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर प्यार नहीं करती तो तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर नहीं आती। ठीक है, फिर मेरे साथ चलो। आकाश पारुल को एक मंदिर में ले जाता है। वो वहाँ ईश्वर को साक्षी मानकर उसकी मांग में सिंदूर भर देता है और उससे शादी करके उसे घर ले आता है। माँ, ये पारुल है। पारुल, ये मेरी माँ है। अरे बेटा, तूने शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं। माँ, दरअसल बात यह है कि माँ जी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, गलती सारी मेरी ही है। मैं घर से भागकर उनके पास आ गई थी और मैं ही शादी को जिद कर रही थी। अरे कितनी प्यारी हो तुम। चलो कोई बात नहीं, गलती तो बच्चों से ही होती है और माता पिता का फर्ज बनता है कि वो उन्हें माफ कर दें। तभी संतोषी की बड़ी बहू संगीता जंगलों से लकड़ियां काटकर घर पर वापस ले आती है। जैसे वो अपने सिर से लकड़ियों का ढेर आंगन में उतार कर रखती है, संतोषी उससे कहती है, अरे बहू, तुम आ गई। चलो अच्छा किया, अपने शुभ हाथों से अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करो। अरे क्या बात है देवर जी, आप तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले। अपनी भाभी को कानों कान खबर नहीं लगने दी और शादी भी कर ली। ये तो गलत बात है, आपको मुझे बताना तो चाहिए था। संगीता इतना कहकर फौरन आरती की थाली लाकर अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करती है। आ जाओ देवरानी जी, इस एक कमरे के ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। जैसे ही पारुल घर के अंदर आती है, वो मात्र एक कमरा देखकर हैरान रह जाती है। क्या इस एक कमरे में ही सब लोग सोते हैं? हाँ देवरानी जी, इस एक कमरे में ही हम सब सोते भी हैं और खाते भी हैं। बस इस एक कमरे में ही हमारी पूरी दुनिया है। संगीता के मुंह से ये सुनकर पारुल थोड़ी देर शांत हो जाती है। चलो संगीता, छोटी बहू आज पहली बार घर पर आई है। आज हम उसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाएंगे। अब उनके घर पर गैस भी नहीं थी। जो भी खाना बनाना होता है वो मिट्टी के चूल्हे पर बनाया करते थे। गर्मी में संतोषी मिट्टी के चूल्हे पर अकेली खाना बना रही होती है। उसे इस तरह अकेले काम करते हुए देख पारुल से रहा नहीं जाता और वो अपनी जेठानी के पास आकर कहती है, जेठानी जी, मेरे रहते आपको अकेले काम करने की जरूरत नहीं है। माना मैं अमीर घर से हूँ और मुझे ये सब काम करने नहीं आते, लेकिन अगर आप मुझे अपनी छोटी बहन बना लो तो आप मुझे ये सारे काम सिखा देना। मैं आपकी हर एक काम में मदद करूंगी। पारुल की ये बात सुनते ही संगीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे कहती है, बचपन से मुझे एक छोटी बहन चाहिए थी, पर कभी छोटी बहन मिली नहीं। कभी कभी ये सोचती थी कि जब देवरानी आएगी तो उसे अपनी छोटी बहन बना कर रखूंगी। आज से तुम मेरी छोटी बहन ही हो। पारुल संगीता के साथ मिलकर चूल्हे पर उसके साथ सारा खाना बनवाती है। दोनों को बहुत गर्मी लगती है। तुम्हारे मायके में तो तुम्हें कभी गर्मी नहीं लगती होगी। नहीं दीदी, ऐसा भी नहीं है, गर्मी तो होती है। बस ये है कि हमारे घर पर इन्वर्टर के साथ एसी भी लगा था। सारी रात ऐसे ही मैं सोया करती थी। इस एक कमरे में मात्र एक पंखा है और उसी में हम सब गुजारा करते हैं। हाँ दीदी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे भी अब हमें दोनों को इस एक कमरे में ही रहना है। पारुल बहुत समझदार थी। वो संगीता भी घर परिवार को संभालने वाली थी। दोनों मिलकर अब एक साथ अच्छे से रहने लगती हैं। संगीता पारुल को घर में रहने के तौर तरीके भी सिखाती है। धूप में कपड़े धोने में कितनी गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी आग की भट्टी में बैठी हूँ। अच्छा, तुम्हें गर्मी लग रही है? रुको, मैं अभी आती हूँ। संगीता घर के अंदर जाती है और सत्तू का शरबत बनाकर लाती है। जेठानी जी, ये क्या है? ये सत्तू का ठंडा ठंडा शरबत है, इसे पी ले। इसे पीकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। संगीता के कहने पर पारुल सत्तू का शरबत पी लेती है। ठंडा ठंडा सत्तू का शरबत पारुल को बहुत अच्छा लगता है। ये तो बहुत अच्छा था, इसने तो मेरी सारी गर्मी ही मिटा दी। अब मैं और काम कर सकती हूँ, वो भी बहुत आराम से। दोनों देवरानी जेठानी घर के काम करने के बाद घर के अंदर आ जाती हैं, जहां उन्हें दोपहरी में अपने एक कमरे के ससुराल की छत से धूप की किरणें घर के अंदर आती हुई नजर आती हैं। इन धूप से हमारा घर और भी ज्यादा गर्मी देता है। हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। इसका कुछ करेंगे या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन अब हमें नदी किनारे चलना चाहिए पानी लेने के लिए, नहीं तो वहाँ गांव की औरतों की भीड़ लग जाएगी।
संगीता पारुल के साथ नदी किनारे आ जाती है, जहाँ पारुल को नदी किनारे हरी हरी घास दिखाई देती है। अरे पारुल, चलो घर चलते हैं, पानी भर लिया है मैंने। अब क्या सारा टाइम इन ठंडी ठंडी हरी घास में ही बैठी रहोगी? संगीता के इतना बोलते ही पारुल के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे जेठानी जी, इससे अच्छा सुझाव क्या हो सकता है? देखो ना, ये घास कितनी हरी है और ठंडी भी है। क्यों ना हम इसे काट कर ले चलें और इसे अपने घर की छत पर लगा देंगे। इससे हमारे घर के अंदर ठंडी ठंडी हवा आएगी। अरे वाह देवरानी जी, तुमने तो बहुत अच्छा सोचा। लगता है गरीबी में रहते रहते तुम्हें गरीबी में गुजारा करना आ गया है। चलो अब इस घास को काट कर ले चलते हैं। संगीता अपनी देवरानी के साथ हरी हरी घास काट कर घर ले आती है, जिसके बाद वो शाम को खाना बनाने से पहले अपने घर की छत पर घास लगा देती है, जिससे घर पहले से थोड़ा ठंडा हो जाता है। अरे वाह, तुम्हारे सुझाव से तो घर ठंडा हो गया और अब घर के अंदर ठंडक भी है। तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया है। इसी तरह एक दूसरे के साथ मिल बांट कर सारे काम किया करो। मैंने तो दुनिया में देवरानियां जेठानियों को लड़ते झगड़ते देखा है, लेकिन देवरानी जेठानी के बीच में बहन जैसा प्यार मैं पहली बार देख रहा हूँ। उनके काम से घर में सब लोग बहुत खुश थे। अब इसी तरह गर्मी से बचने के लिए वो घर के चारों तरफ घास लगा देते हैं, तो वहीं ठंडा पानी पीने के लिए मटके में पानी भरकर रात भर छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें ठंडा पानी मिल जाता है। एक दिन संगीता और पारुल दोनों जंगल में लकड़ियों को काटने जाते हैं, जहाँ संगीता को जंगल में बांस की लकड़ियां दिखाई देती हैं। अरे ये तो बांस की लकड़ी है, इससे मैं हाथ वाला पंखा बना सकती हूँ। रात को कभी भी लाइट चली जाती है तो हवा करने में बहुत दिक्कत होती है। इसे लेकर चलती हूँ। संगीता बांस की लकड़ी लेकर घर आ जाती है, जिसके बाद वो सारे काम करने के बाद बांस की लकड़ी से हाथ का पंखा बनाकर पारुल को देती है। ये लो देवरानी जी, रात को अगर गर्मी लगे तो इससे हवा कर लेना। दीदी ये तो बहुत अच्छी चीज है, इससे तो हवा बहुत आसानी से हो रही है और ठंडी ठंडी हवा लग रही है। क्यों ना हम ऐसे और बनाकर बेचने का काम शुरू कर दें। इससे हम पैसे भी तो कमा सकते हैं और फिर गरीबों के लिए खरीदना आसान होगा। हम इसे मात्र 10 रुपए में बेचेंगे। कभी कभी तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे आइडिया कहाँ से आते हैं। तुम्हारे ये सुझाव तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पारुल के इस सुझाव से संगीता और भी खुश होती है। अब वो पारुल को भी हाथ वाले पंखे बनाना सिखा देती है। दोनों देवरानी जेठानी हाथ वाले पंखे बनाकर बाजार में 10 रुपए का एक पंखा बेचकर पैसे कमाती हैं। धीरे धीरे उनसे काफी सारे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। दीदी हमने बहुत पैसे कमाए हैं। इन पैसों से तो हम अपने घर के लिए कूलर भी लेकर आ सकते हैं। हाँ तुमने सही कहा। चलो, रात को बहुत गर्मी लगती है और हमारे पति सारा दिन कितनी मेहनत करते हैं, उनके लिए कम से कम एक कूलर तो होना ही चाहिए। इस तरह देवरानी जेठानी अपनी मेहनत के पैसों से एक कूलर खरीद ले आती हैं, जिससे पूरा परिवार एक कमरे में कूलर की हवा के साथ आराम से सो जाता है। इस तरह संगीता और पारुल दोनों पंखा बेच बेच कर घर की सभी परेशानियों को खत्म कर देती हैं और पैसे जोड़ जोड़ कर एक कमरा और बनवा लेती हैं, जिसके बाद वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पे बताएं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी अच्छी लगे आपको तो चैनल का मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें।